हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न फिलोसफी विथ श्रेष्ठा मुखर्जी। लास्ट एक वीडियो पे मैंने दिसंबर 2025 का जो पेपर है हमारा फिलोसफी का वो मैंने सॉल्व किया था। जस्ट ये क्वेश्चन जो है हमने स्टार्ट किया था 51 से टू 60, बस 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था विथ एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो उसके बाद का जो भी क्वेश्चन है जितना हो पाएगा उतना आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड क्योंकि वी ऑल नो दैट वी हैव आवर एग्ज़ाम इन जून 2026, राइट। तो यूजुअली शेड्यूल डेट के हिसाब से 22 ऑफ जून से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, राइट। तो अभी मैंने सोच रखा है कि मैं जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ या फिर जो भी टॉपिक पे मैं क्लास ले रही हूँ उसके साथ साथ हर एक जो यूनिट है सारे यूनिट का ही मैं कम से कम 30 से 40 या 50 जितना भी हो सके, पॉसिबल हो सके उतना मैं सवाल डिस्कशन करूँगी। ठीक है, सारे PYQ होंगे, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो मैं खुद से यहाँ पे तैयार करके आप लोगों को दे रही हूँ। ये सारे सवाल हमारे जितने भी PYQs है, जितने भी साल के एग्ज़ाम में आए हैं वहाँ से ही सारे सवाल लिए गए होंगे। ठीक है, तो वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। जो वेडनेसडे का लॉजिक का क्लास है उस पर मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं लॉजिक का 50 क्वेश्चन को लेके डिस्कस करूँगी। ठीक है, PYQ लेटेस्ट जो PYQs है उसको डिस्कस करूँगी, एंड वो जो क्वेश्चन का PDF होगा जहाँ पे 50 क्वेश्चन होगा पर उसका आंसर मैं नहीं दूंगी, मैं आंसर क्योंकि सॉल्व कराऊंगी अपने वीडियोस पे। ठीक है, तो वो जो सवाल है वो मैं अपलोड कर दूंगी उसी दिन, वीडियो अपलोड करने के बाद अपने टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो जो लोग अभी तक नहीं हो आप लोग काइंडली, एग्ज़ाम है, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट नोट्स, इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ ग्रुप में मिलेगा, तो आप लोग ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। ओके, तो यहाँ तक हमने अप्लाइड फिलोसफी का ये सवाल तक हमने सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा देखो, नेक्स्ट ये जो सवाल है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडियन फिलोसफी से ही सवाल आया है, पर हमें पता है कि निबंधो, परिग्रहो, प्रणिधान, लक्षण, ये सारे चीज़ें हमने सुना है। ठीक है, निबंधो मतलब क्या होता है? निबंधो मतलब एक चीज़ जो एक साथ कनेक्टेड है या फिर एक साथ बाइंडिंग है। ठीक है, तो क्या होता है यूजुअली हमारे जो इंडियन फिलोसफी है ना, यहाँ पे जो भी स्कॉलर्स है, डिफरेंट जो स्कूल्स के जितने लोग हैं, तो वो लोग एक साथ मिलके जो चीज़ एक साथ एक टॉपिक के बारे में, मान लो कि न्याय के जितने फिलोसोफर है, नव्य न्याय हो गया या फिर प्राचीन न्याय हो गया, इनके जो फिलोसोफर है ये लोग एक साथ मिलके मान लो एक बुक लिख रहे हैं, न्याय सूत्र हो गया, ठीक है, या फिर न्याय मंजूरी हो गया, जिसका भी जो बुक है, तो ये जो चीज़ें एक साथ मिलके जो काम करना, दैट इज़ निबंध। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी इस चीज़ को। ओके, सो लिस्ट 1 में है ऑप्शन ए में अटेंशन विच फिक्सेस एनीथिंग इन द माइंड, बी में एसोसिएशन विच कनेक्ट्स डिफरेंट एक्सपीरियंस, characteristic mark that recall to which an object belongs. Option D, ownership which is suggestive of the owner. यहाँ पे लिस्ट 2 में निबंधो, देन परिग्रहो, देन प्रणिधान, देन लक्षण। ठीक है, ओके, तो फिर पहले मैं बता देती हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं इनका मेन चीज़ क्या है, मतलब इनके अंदर मेनली क्या होता है। तो देखो, ये निबंध जो है ना, ये निबंध मतलब नी एंड बंध रूट से आया है। ठीक है, तो इसका मतलब है टू टाई और टू बाइंड समथिंग। ठीक है, मतलब बाइंडिंग टुगेदर, जैसे नहीं होते कुछ, मान लो बुक्स हमने जेरोक्स करा है फिर उसको हम बाइंडिंग कर देते हैं। ठीक है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे बुक है जो बाइंडिंग है, तो मतलब कुछ पेजेस को एक साथ कर देना, राइट, तो वही है निबंधो। ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली यूज टू प्रेजेंट
a coherent view on any specific views, किसी भी स्कूल का व्यूज़ का हो सकता है, such as धर्मा और लीगल एथिकल प्रिंसिपल और एनी प्रिंसिपल, तो उसको लेके एक कोहेरेंट व्यू स्पेसिफिक, ठीक है। एंड ऑल्सो इन इंडियन फिलोसफी निबंध रिफर्स टू अ ट्रीटिस और अ एसे और एनी स्कॉलरली कॉम्पोजिशन दैट बाइंड्स टुगेदर और कनेक्ट्स टुगेदर, ठीक है। तो ये है निबंध। तो उसके हिसाब से देखो, कनेक्ट्स टुगेदर या फिर बाइंड्स टुगेदर मतलब कौन सा होगा, देखो यहाँ पे क्या है, एसोसिएशन विच कनेक्ट्स डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। मतलब निबंध क्या होगा, एसोसिएशन विच कनेक्ट्स डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, ओके। सो बी के साथ जाएगा 1। देखो अब क्या है कि बी के साथ 1 तो बहुत सारे ऑप्शन में है, हाँ करेक्ट कोड हमको देखना है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन में सिर्फ सेकेंड ऑप्शन को छोड़ के बाकी 3 ऑप्शन में ही बी के साथ 1 है, तो सिर्फ एक से तो नहीं होगा, फिर दूसरा हमें पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे लक्षणा का मतलब हमें पता होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि जब हमने टेस्टिमोनी नॉलेज पढ़ा है या फिर शब्द प्रमाण पढ़ा है, तो वहाँ पे शक्ति, शक्तिग्रह, लक्षणा, वृत्ति, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा है इंडियन फिलोसफी में। मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है इस पर यूजुअली हम लोग ग्रेजुएशन से पढ़ के आ रहे हैं वो सारी चीज़ें, राइट। तो लक्षण क्या होता है, बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक मार्क, ठीक है। जैसे मान लो एक पेन है, ठीक है, ये पेन, तो इसका क्या हम लक्षण दे सकते हैं, दैट दिस इज़ अ पेन, ओके, दिस इज़ अ ब्लू कलर पेन। ये एक्चुअली ब्लू कलर है, यहाँ पे कलर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा है, जो भी हो, इसका कवर ब्लू कलर का है, ठीक है। तो लक्षण मतलब किसी चीज़ को हम मार्क कर रहे हैं या फिर उसको रिकॉल करने के लिए कोई कैरेक्टरिस्टिक्स से उसको याद कर रहे हैं, दैट इज लक्षण। जैसे कि मान लो अगर बोला जाता है दैट व्हाट इज अ लक्षण ऑफ अनुमान, परामर्शजन्यं ज्ञानम अनुमिति, ठीक है। तो डेफिनेशन, राइट। तो लक्षण मतलब किसी चीज़ को कैरेक्टराइज करना, कि व्हाट इज डेफिनेशन, लक्षण, डेफिनेशन जो है उसका एक्चुअल जो संस्कृत टर्म है, दैट इज लक्षणा, ओके। सो लक्षणा मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स मार्क दैट रिकॉल टू विच एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जिस चीज़ को बिलोंग कर रहा है उसी का कैरेक्टरिस्टिक्स मार्क जिसको देख के हमें समझ में आ रहा है, ओ अच्छा दिस इज पेन, रिफिल को देख के समझ में आ रहा है कि ये पेन के साथ ही जाएगा, ओके। सो ये जो ऑप्शन सी है ये किसके साथ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा जाएगा ऑप्शन 4 के साथ, मतलब बी है 1, सी है 4, ओके, B1 C4। देखो B1 C4 कौन सा है, बस ऑप्शन 3 ही है हमारा, बस ऑप्शन 3 है और कुछ है ही नहीं, ठीक है, बस ऑप्शन 3 ही हमारा है। तो हम क्या करेंगे, रुको, यहाँ पे हर जगह पे मार्क हो गया, ठीक है, ओके, यहाँ पे बस ऑप्शन 3 होगा, ठीक है, ये वाला 1 और 2 नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट देखो, अगर 3 हो रहा है तो फिर ए हो रहा है हमारा परिधाना, ठीक है, बी हो रहा है हमारा निबंधो, सी हो रहा है हमारा लक्षणा एंड डी हो रहा है हमारा परिग्रह, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ लिया व्हाट इज निबंधो, व्हाट इज लक्षणा, पढ़ लिया। अब व्हाट इज परिग्रह एंड व्हाट इज प्रणिधाना, ठीक है। अच्छा, तो परिग्रह क्या है, परिग्रह एक्चुअली इट्स लाइक यू नो एनी सॉर्ट ऑफ लास्टनेस, एनी सॉर्ट ऑफ लालच, ठीक है, या फिर हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी हमारे आसपास के परिग्रह, मतलब परि मतलब हमारे आसपास एंड ग्रहो मतलब किसी चीज़ को हड़पना या किसी चीज़ को रखना, ठीक है। तो ये जो है परिग्रहो, ये मतलब तुम्हारे पास जो चीज़ ज़रूरी है उससे ज़्यादा चीज़ें हैं। जैसे हमने पढ़ा है ऑलरेडी जैनिज़्म में जो महाव्रत के बारे में बात किया जाता है, वहाँ पे पंच महाव्रत के बारे में बात किया जाता है, अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब क्या,
जो चीज़ हमें चाहिए उससे ज़्यादा चीज़ें हमारे पास नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ अपरिग्रह, मतलब नहीं होनी चाहिए। मतलब परिग्रह का वर्ड का क्या मीनिंग है कि जो चीज़ हमें चाहिए, जो नीड है, उससे ज़्यादा चीज़ हमारे पास है, ठीक है। एंड अपरिग्रह मतलब उस चीज़ का नेगेशन, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो परिग्रह जो वर्ड है उसका क्या मतलब है कि जो चीज़ हमें चाहिए, मान लो कि मुझे एक फ़ोन की ज़रूरत है पर मेरे पास 10 फ़ोन हैं, मुझे एक लैपटॉप चाहिए पर मेरे पास 10 लैपटॉप है। अब देखो, आप ये भी बोल सकते हो कि फिर तो हम बुक्स के बारे में या फिर कॉपीज़ के बारे में भी बोल सकते, पर किताब के बारे में हम ऐसे नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि मान लो कि अगर ऐसा है कि आपने बस किताब खरीद रखा है, आपने आज तक एक भी किताब नहीं खोला है, देन आप बोल सकते हो कि आपको ज़रूरत शायद था नहीं, फिर भी आपने खरीद लिया। पर जैसे यूजुअली होता है कि हमारे सब्जेक्ट पे एक बुक में आपको सारे कंटेंट या सारी चीज़ें नहीं मिलती है, तो इसके लिए डिफरेंट बुक्स आपको देखना होता है। कभी कभार ऐसा होता है इतना बुक्स होने के बावजूद भी आपको लाइब्रेरी से भी बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ह्यूज एरिया है, ठीक है। तो परिग्रह मतलब वही है कि आपके पास जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा चीज़ें होना, दैट इज़ परिग्रह। मतलब यहाँ पे कौन सा होगा परिग्रह में? परिग्रह में यहाँ पे होगा हमारा ये वाला, देखो, ओनरशिप, किसी चीज़ का ओनरशिप होना, ओनरशिप विच इज़ सजेस्टिव ऑफ द ओनर, दिस इज़ द परिग्रह। नेक्स्ट प्रणिधान। प्रणिधान क्या है? प्रणिधान है हमारा एक ऐसा संस्कृत टर्म्स which actually mean devote or surrender to whom? Surrender to whom? ईश्वर, गॉड। ये वर्ड हमने अगेन योग फिलोसफी में पढ़ा है, योगा फिलोसफी में हमने पढ़ा है। योगा फिलोसफी में जो अष्टांग योग के बारे में बात किया जाता है, तो वो जो अष्टांग योग है उसमें ये वर्ड आता है प्रणिधान। कौन सा प्रणिधान? ईश्वर प्रणिधान। वो जो अष्टांग योग के बारे में बात किया जाता है ना, जहाँ पे यम, नियम, तो नियम के अंदर 5 नियम के बारे में बात किया जाता है, रूल्स के बारे में, उसके अंदर ईश्वर प्रणिधान आता है। ईश्वर प्रणिधान मतलब क्या? कि खुद को गॉड के ऊपर पूरा छोड़ देना, किसी चीज़ को पूरा आप सरेंडर कर दे रहे हो, ठीक है, कि अब मेरे से नहीं हो रहा है, आप देख लो। तो दिस इज़ लाइक सरेंडर, कि मान लो कोई प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप क्या करते हो? चीज़ों को सरेंडर कर देते हो कि मेरे से तो भाई नहीं हो रहा है, आपसे अगर होता है तो आप कर लो, राइट। सो दिस इज़ व्हाट सरेंडर मीन्स। तो यहाँ पे प्रणिधान रेफर्स टू अ सरेंडर, ठीक है, हम किसी चीज़ को सरेंडर करते रहे। तो यहाँ पे फिर प्रणिधान के साथ कौन सा वाला जाएगा? प्रणिधान के साथ जाएगा हमारा अटेंशन विच फिक्स एनीथिंग इन द माइंड, ठीक है। तो फिर ए अटेंशन विच फिक्स एनीथिंग इन माइंड हो गया हमारा प्रणिधान। एसोसिएशन विच कनेक्ट्स डिफरेंट एक्सपीरियंस, ये हो गया हमारा निबंधो। कैरेक्टरिस्टिक्स मार्क दैट रिकॉल्स टू विच एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स, ये हो गया लक्षणा। एंड ओनरशिप विच इज सजेस्टिव ऑफ द ओनर, ये हो गया हमारा परिग्रह, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन 3, ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अच्छा, अब देखो, अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बोला जा रहा है? दैट इज अबाउट प्रो लाइफ पोजिशन ऑफ एबॉर्शन, दैट मीन्स अप्लाइड एथिक्स। फिर से ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्सेप्टेबल to the pro-life position of abortion? क्या क्या? right to life, right to choice, human fetus is a person, right to have life after death, right to have a baby. Choose the correct answer from the options given below. Option A and B, B and C, A and C, and C and D only. Okay, अब देखो, ये प्रो लाइफ पोजीशन ऑफ एबॉर्शन क्या है? तो एबॉर्शन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं यूजुअली एबॉर्शन में? हम जो भी हमारा बच्चा आने वाला है उसको हम इस दुनिया पे नहीं लाना चाहते हैं, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एबॉर्शन, वी ऑल नो दैट। बट
एथिक्स में क्या होता है, अप्लाइड एथिक्स पे हमें पता है कि यूजुअली किसी भी इंसान को ये चीज़ पता है कि कोई भी एक जो छोटा से छोटा प्राण है या छोटा से छोटा कोई भी इंसेक्ट हो, कोई भी एनिमल्स हो, कुछ भी हो जिसके अंदर प्राण है, जो लिविंग बींग्स है, उसको मारना भी इज इक्विवेलेंट टू वायलेंस। ओके, सो यहाँ पे एबॉर्शन यूजुअली एक अच्छा काम के तौर पे नहीं देखा जाता है। एबॉर्शन इज नॉट कंसिडर एज अ राइट थिंग टू डू और राइट एक्शन टू परफॉर्म। पर मान लो जो पेशेंट है या फिर जो माँ है, उसका फिज़िकल कंडीशन शायद ऐसा है ही नहीं कि वो बच्चे को जन्म दे पाए, या फिर ऐसा बहुत बार होता है कि एबॉर्शन करना पड़ता है, नहीं तो शायद वो जो मम्मी है उसकी जान पे शायद बन आ सकती है। तो देयर आर डिफरेंट चॉइस। पर यूजुअली क्या होता है, ये एबॉर्शन ज़्यादातर हमारा खुद की सेल्फिशनेस के वजह से लोग करते हैं। यूजुअली ऐसा होता है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जब स्टार्टिंग में, मान लो वो जो स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में जब वो बीज आया, तो तब से ही वहाँ पे एक लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, अबॉर्शन करके किसी की ज़िंदगी को हम ख़त्म कर दे रहे हैं, राइट। तो ये यूजुअली मॉरली रॉन्ग है। अब ये कंडीशन वाइज अप्लाई होगा कि आपका कंडीशन कैसा था, आप कैपेबल थे या नहीं, वो अलग बात है। पर यूजुअली दिस इज़ मॉरली रॉन्ग एक्शन टू परफॉर्म, राइट। क्योंकि अबॉर्शन करना मतलब किसी की ज़िंदगी ले लेना, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, दैट दिस इज़ अ प्रो लाइफ पोजीशन। प्रो लाइफ पोजीशन मतलब क्या, कि अबॉर्शन के खिलाफ ये जो पोजीशन है या फिर ये जो आवाज़ उठाई जा रही है, ये किसके अगेंस्ट उठाए जा रहे हैं, अबॉर्शन के अगेंस्ट पे। ओके, so the pro-life position holds that human life begins at conception or fertilization, making abortion the intentional ending of a human life, and therefore it is completely morally wrong. So pro-life advocates, as explained by American United for Life, seek to legally restrict or ban abortion, protecting the fetus' right to life regardless of its developmental stage. So they believe that all human beings have inherent value and dignity from conception onward. So pro-life views typically hold that a fetus is a person with a right to life। ठीक है, तो ये जो लाइन है, दैट fetus is a person with a right to life, ये चीज़ मैंने कहाँ से बोली, ये चीज़ हमारा जो पीटर सिनर का बुक है अप्लाइड एथिक्स, वहाँ पे गिवन है। एबॉर्शन का जो चैप्टर है वहाँ पे है। मैं कोई भी चीज़ बिना ऑथेंटिसिटी की नहीं बोलती हूँ। सारे जो एक्सप्लेनेशन है सारे बुक बेस्ड है, सारे आप किसी भी बुक पे आप जाओगे तो आपको मिलेगा, सेम चीज़ मिलेगा। तो मैंने क्यों ये चीज़ बोली, ये लाइन मैंने क्यों पढ़ा, इसीलिए पढ़ा। देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, कोई भी इंसान अगर वो बुक पढ़ रहा है तो उसको देख के ही समझ में आएगा कि एक तो यहाँ पे राइट टू लाइफ के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि ह्यूमन फोटस जो है ये एक पर्सन है, ठीक है, जो भ्रूण है या फिर जो बीज है वो एक पर्सन है, क्योंकि उसके अंदर जिंदगी है, तो आप उसको नहीं मार सकते हो। अगर आप मार रहे हो देन दिस इज मॉरली कंप्लीटली अ रॉन्ग एक्शन, ओके, टू परफॉर्म। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, इस हिसाब से राइट टू लाइफ एंड ह्यूमन fetus is a person, means A and C only. Option 3 is the correct answer here. Okay, मैंने जो चीज़ बोली है, जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है प्रो लाइफ पोजीशन ऑफ एबॉर्शन का, वो अगर किसी को नहीं समझ में आया है, ठीक है, आप कमेंट करना, मैं फिर से बता दूंगी। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ पे 62 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट, ओके, अच्छा, ये है मैचिंग द लिस्ट।
यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? गॉड एज ए पोस्टुलेट ऑफ मॉरलिटी, नेचुरलिस्टिक फैलेसी, जस्टिस एज फेयरनेस, मेथड ऑफ एथिक्स। कौन सा फिलोसोफर है? सिस्विक, रॉल्स, जी मूर, कांट। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें तो जिन्होंने बहुत बार पेपर सॉल्व कर रखा है या फिर बहुत बार पढ़ रखा है, रिवीजन कर रखा है, उनको तो यहाँ पे देख के दो चीज़ें तो कॉमन समझ में आ ही रही है। एक तो ये गॉड एज ए पोस्टुलेट ऑफ मोरालिटी में ऑब्वियसली कांट होगा। नेचुरलिस्टिक फैलेसी के बारे में जी मूर ने बात की है। थर्ड, मेथड ऑफ एथिक्स जो है सिस्विक का बुक का नाम है। ठीक है, तो देखो ये तीन जब आपका मैच हो गया तो फिर क्या बाकी रह गया? जस्टिस एज फेयरनेस। तो ये कौन सा बाकी रह गया? रॉल्स। मतलब कौन सा होगा? ए के साथ होगा हमारा 4 कांट, ठीक है, बी के साथ होगा हमारा 3 जी मूर, सी के साथ होगा 2 रॉल्स, मतलब ये वाला, एंड डी के साथ होगा 1, मतलब ऑप्शन 2 है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, सी जस्टिस एज फेयरनेस, रॉल्स, एंड मेथड ऑफ एथिक्स जो है सिस्विक का बुक का नाम है। एक ही बुक है जो बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ये याद होनी चाहिए। ठीक है, सिस्विक का जो बुक है ये याद होनी चाहिए। सिस्विक का जो थ्योरी है दैट इज रैशनल यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, जब भी आप कोई पेपर सॉल्व करो जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसके आसपास के जितने भी टॉपिक है वो आप एक बार रिकॉल कर लेना, तो चीज़ें ना जल्दी रिवीजन हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये है हमारा लॉजिक का बूलियन इंटरप्रिटेशन। देखो ये मैं अभी नहीं कराऊंगी, ये मैं लॉजिक के क्लास में कराऊंगी। ठीक है, लॉजिक के क्लास में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगी। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्याय व्हाट काइंड ऑफ कारणों ऑफ ज्ञान द सेल्फ इज? समवायी कारणों, उपादान कारणों, निमित्त कारण, असमवायी कारण। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। Option 1 A only, 2 A and B only, 3 B and C only, and 4 D only। तो कौन सा वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? अकॉर्डिंग टू न्याय जो हमारा सेल्फ है, ठीक है, कारण ऑफ ज्ञान द सेल्फ इज, तो हमारा जो सेल्फ है, ठीक है, तो सेल्फ हमारे नॉलेज का कौन सा कारण है, कौन सा कॉज है? हमारा जो सेल्फ यानी कि आत्मा है वो हमारा जो ज्ञान मतलब हमारा जो नॉलेज है उसका कौन सा कॉज है? उसका ऑब्वियसली समवायी कारण है। देखो उपादान कारण तो होगा नहीं, कोई उपादान के बारे में यहाँ पे कोई भी उपादान मतलब क्या? मान लो कि पॉट मेकिंग के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें लगती है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है पॉट बनाने के लिए? मिट्टी, देन पॉट का मशीन, ठीक है, या फिर बाकी जो चीज़ें, वो सब निमित्त कारण क्या होता है? उस जगह पे, ठीक है, उस जगह पे आप जब कोई चीज़ मेकिंग कर रहे हो तो उसका जो अदर सोर्सेस है, एंड असमवायी कारण वो है ही नहीं। ठीक है, तो समवायी कारण है कि वो जो चीज़ है उसका एग्जैक्टली थिंग, तो जो सेल्फ है उसको, उसका जो ज्ञान है, उसका नॉलेज का कॉज क्या है? समवायी कारण है। क्यों? बिकॉज नॉलेज इज कंसिडर्ड एज एन एडवेंटिटियस क्वालिटी ऑफ द सेल्फ, नॉट इट्स एसेंशियल नेचर। इसका एसेंशियल नेचर नहीं है कॉज। ठीक है, सो इट मस्ट रिसाइड इन द सेल्फ एज इट्स लोकस, जस्ट एज थ्रेड्स आर द इनहेरेंट कॉज ऑफ अ क्लॉथ। किसी भी कपड़े के लिए उसका जो थ्रेड है वो उसका समवायी कारण है। वी नो दैट तंतु संजोग जो है वो उसका असमवायी कारण है, राइट। एंड अदर्स जो चीज़ें रहती है, तूड़ी, बॉल, वो सब क्या है? वो उसका निमित्त कारण होता है। तो यहाँ पे समवायी कारण होगा हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज ए। मतलब हमारा जो सेल्फ है वो हमारा जो ज्ञान है या फिर नॉलेज का समवायी कारण है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट इज असर्शन रीजन। असर्शन में बोला जा रहा है स्वदेशी मूवमेंट एम्फसाइज्ड ऑन इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस,
reason decolonial movement in India was mainly spearheaded by Gandhi, Ambedkar, Vinoba Bhave, etc. तो यहाँ पे ये दोनों जो assertion reason है, क्या ये मैच कर रहे हैं, क्या ये मैच नहीं कर रहे, ये हमें पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे दो जो स्टेटमेंट बोला गया है, ये दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट जो है ये एम्फसाइज किया गया था इकोनॉमिक जो हमारा सेल्फ रिलायंस है उसके ऊपर, ठीक है। हमारा जो इकोनॉमिक इकोनॉमिक वे से हम जो डिपेंडेंट है ना अदर्स कंट्री के ऊपर, तो उससे निकलने के लिए ये मूवमेंट लाया गया था, गांधी जी लाए थे, राइट, ओके। अब सेकेंड जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है दैट जो डीकॉलोनियल मूवमेंट है इंडिया में, ये मेनली ये चीज़ चलाया था गांधी जी ने, अंबेडकर ने, विनोबा भावे ने, ठीक है, एंड एक्सेट्रा और भी बहुत सारे लोग थे। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये भी गलत नहीं है, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट ही सही है, गलत इनमें से कुछ भी नहीं है, ये दोनों ही करेक्ट है। पर हमें क्या देखना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे देखना है क्या ये जो दो स्टेटमेंट है इन दोनों का आपस में असर्शन रीज़न बैठ रहा है कि नहीं, ये देखना है, राइट, ओके। तो देखो दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है, पर देखो क्या ये दोनों एक दूसरे का ये जो रीज़न है क्या ये इसका कॉज बन पा रहा है। क्या डीकॉलोनियल मूवमेंट इन इंडिया वॉज मेनली स्प्रेडेड बाई दिस फिलोसोफर बिकॉज स्वदेशी मूवमेंट एम्फसाइज ऑन इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। नहीं, ये डीकॉलोनियल मूवमेंट क्या इसलिए हुआ था क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट पे एम्फसाइज किया गया था हमारा जो इकोनॉमिक सेल्फ स्ट्रक्चर है, वहाँ पे हम इंडिपेंडेंटली खुद को इस्टेब्लिश करना चाहते थे, इसलिए डीकॉलोनियल मूवमेंट हुआ था इंडिया में। क्या इसलिए डीकॉलोनियल मूवमेंट जो हुआ था उसमें गांधी, अंबेडकर, विनोबा भावे ने इस चीज़ को स्टार्ट किया था? क्या इस रीज़न की वजह से हुआ था? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो हमारा दो जो स्टेटमेंट हैं ये दो स्टेटमेंट ही करेक्ट है, पर इनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर, that both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. Okay, next. अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अगेन असर्शन रीजन है, ये है टैगोर के ऊपर, ठीक है। तो देखना टैगोर के जो फिलोसफी ऑन रिलीजियन एंड ह्यूमैनिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन है, यूनिट 5, ओके। रविंद्रनाथ टैगोर, सो असर्शन में क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू Rabindranath Tagore, religion consists in man's capacity of self-transcendence. Reason क्या दिया जा रहा है? Tagore believed that man possesses an extra awareness that is greater than his material sense. Okay? तो ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं ये दोनों स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि टैगोर अपना जो फिलोसफी ऑन रिलीजियन एंड ह्यूमैनिटी है वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ट्रू रिलीजियन जो है वो नॉट अबाउट ओनली रिचुअल्स बट अबाउट द ह्यूमन स्पिरिट एबिलिटी टू एक्सपैंड beyond what? Beyond the ego and to connect with the infinite number of people. तो रिलीजियन जो है, रिलीजियन ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलरली किसी रिचुअल्स पे डिपेंड हो रहा है या फिर डिपेंड कर रहा है। ये एक्चुअली है ह्यूमन स्पिरिट के एबिलिटी के ऊपर कि वो अपना जो स्पिरिट है उसको वो एक्सपैंड करे, उसको वो बियॉन्ड लेके जाए। किसके बियॉन्ड? खुद के ईगो से बियॉन्ड लेके जाए एंड कनेक्ट करे किसके साथ? इनफाइनाइट जो चीज़ है, इनफाइनाइट जो सोल है उसके साथ कनेक्ट करे, ठीक है। सो ये है इसका रिलीजियन का कंसेप्ट, ओके। एंड देखो नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट बोला जा रहा है दैट रीज़न पे टैगोर बिलीव दैट मैन पोजेसेस, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि क्या बोला जा रहा है, मैन का जो ह्यूमन नेचर है या फिर ह्यूमन जो कैपेसिटी है उसको आप बियॉन्ड लेके जाओ, अपने ईगो से बियॉन्ड लेके जाओ और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीपल के साथ आप खुद को कनेक्ट करो। क्या होता है ना, एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर ऑलवेज बाउंडेड बाय ईगो, ठीक है।
जब हम ईगो से बियॉन्ड जाएंगे तो कोई लिमिटेशन नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरे से छोटा है, ये मेरे से बड़ा है, ये मेरे से अच्छा कमाता है, ये मेरे से कम कमाता है। वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, राइट। तो यही चीज़ टैगोर ने बताया था। नेक्स्ट रीजन में क्या बोला जा रहा है, टैगर बिलीव दैट मैन पोजेसेस एन एक्स्ट्रा अवेयरनेस दैट इज ग्रेटर देन हिज मटेरियल सेंस। तो टैगर ये बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है हमेशा एक एक्स्ट्रा अवेयरनेस रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है उनका जो लाइफ है दैट इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन मटेरियल सेंस। बस चीज़ों से ही हम बंधे हुए नहीं है ना, ह्यूमैनिटी भी मैटर करता है, एक दूसरे का सपोर्ट भी मैटर करता है। तो इसीलिए ये दो जो स्टेटमेंट हैं, ये दो स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बट ये दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट R is not the correct explanation of A. Okay? Next. अच्छा, ये सवाल अब देखो, ये सवाल क्या है? स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का। ये तो मैंने उसी दिन करा दिया था, लॉजिक का जो क्लास है तब जब मैंने पहले स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का सॉल्व कराया था, उसके बाद कन्वर्शन ऑपरेशन में गई थी, तो मैंने उसी दिन ये सॉल्व करा दिया था। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। अगर ए प्रपोजिशन फॉल्स है तो ई एंड आई प्रपोजिशन अनडिटरमाइंड है। इफ़ ओ प्रपोजिशन इज फॉल्स देन ए प्रपोजिशन इज ट्रू एंड ई प्रपोजिशन इज फॉल्स। इफ़ ई proposition is false then A proposition is true. If E proposition is true then I is true. If I is true then A and O proposition are undetermined. मैंने लास्ट क्लास में ये बहुत अच्छे से इसका जो चार्ट है वो ड्रॉ करके ही कर दिया था, पर स्टिल मैं अभी फिर से एक बार बता देती हूँ। इसलिए अगर हो सकता है कि कोई ये वीडियो मेरा देख रहा है एंड लॉजिक का क्लास लास्ट क्लास उसने कवर नहीं किया है, तो मैं फिर से बता देती हूँ। जो हमारा एक चार्ट है, सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पता नहीं है चलेगा, नहीं, पता अगर नहीं है तो आपको पता करनी पड़ेगी। आपको ये चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं, बस एक दो सवाल नहीं आते। आप सॉल्व करने जाओगे ना तो आपके पास बस यही सवाल आएगा, ठीक है। तो क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस पहले एक स्क्वायर बना लेना है, ठीक है। हम एक स्क्वायर बनाएंगे। हमारे पास 4 प्रपोजिशन है, ए ई आई ओ, तो उस हिसाब से हम उसका स्पेस बना देंगे। आई एम वेरी बैड इन ड्राइंग, तो इसलिए ये ऐसा लाइन जा रहा है। जो भी हो, चीज़ें बस समझ में आनी चाहिए। देखो ये है। अब देखो मैंने बताया था कि एक तो हमारा कैपिटल ट्रू होगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, और कैपिटल फॉल्स होगा, ऐसे जाएगा, क्रिस क्रॉस वे में जाएगा। ओके, अब जो कैपिटल टी है उसके पास स्मॉल एफ मतलब फॉल्स बैठेगा। कैपिटल टी के पास में स्मॉल टी नहीं बैठ सकता है, एंड जो कैपिटल एफ यानी कि फॉल्स है उसके पास में स्मॉल टी मतलब ट्रू बैठेगा, स्मॉल एफ नहीं बैठ सकता है। ओके, अच्छा, तो उस हिसाब से ट्रू के पास हम यहाँ पे स्मॉल एफ, यहाँ पे कैपिटल एफ के पास स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल एफ, यहाँ पे स्मॉल टी। अब ये जो 4 प्लेस है इसको हम ऐसे ही छोड़ देते। यहाँ पे क्या बैठाएंगे? यहाँ पे यू बैठाएंगे। यू मतलब क्या? अनडिटरमाइंड, मतलब इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। क्यों पता नहीं है? ये मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स कराया था चारों प्रपोजिशन के, उसके हिसाब से मैंने जब स्क्वायर ऑफ अपोजिशन भी पढ़ाया है उस पे मैंने बताया है कि क्यों यहाँ पे अनडिटरमाइंड है, ठीक है। तो उनका जो रिलेशन है ना, जो रिलेशन है कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्रडिक्शन, सब ऑल्टर्न, उसके बेसिस पे वो डिसाइड है क्यों ये अनडिटरमाइंड है, क्यों ये ट्रू है तो वो फॉल्स है। ये सारे रिलेशन के ऊपर ही बेस्ड है। तो आपको लास्ट जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वाला क्लास मैंने कराया था लॉजिक का, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप श्योरली वो देख लेना। ओके, अच्छा, तो देखो इस हिसाब से अगर हमारा ए प्रपोजिशन फॉल्स है देन ई एंड आई आर अनडिटरमाइंड। देखो ए प्रपोजिशन अगर फॉल्स है तो E and I are undetermined. So A is a correct one. Okay.
नेक्स्ट, इफ़ ओ प्रोपोजिशन इज़ फॉल्स देन ए प्रोपोजिशन इज़ ट्रू। अगर ओ प्रोपोजिशन फॉल्स है तो ए प्रोपोजिशन ट्रू है एंड ई प्रोपोजिशन इज़ फॉल्स। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। ओके, बी इज़ ऑल्सो करेक्ट। सी में क्या बोला जा रहा है, इफ़ ई प्रोपोजिशन इज़ फॉल्स, ई फॉल्स मीन्स ये वाला कैपिटल वाला हम देखेंगे। इफ़ ई प्रोपोजिशन इज़ फॉल्स देन ए प्रोपोजिशन इज़ ट्रू। ए प्रपोजिशन ट्रू है नहीं, ए प्रपोजिशन अनडिटरमाइंड है, तो फिर सी वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। डी में क्या बोला जा रहा है, इफ़ ई प्रपोजिशन इज़ ट्रू देन आवर आई प्रपोजिशन इज़ ट्रू। अगर ई ट्रू है, ई ट्रू है तो आई प्रपोजिशन ट्रू है। क्या ये हो रहा है, नहीं, आई फॉल्स है, तो फिर हमारा डी वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ई में क्या बोला जा रहा है, इफ़ आई प्रपोजिशन इज़ ट्रू, if I proposition is true then A and O proposition are undetermined। देखो अगर I true हो रहा है तो A and O undetermined है, तो फिर E भी करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 A, B and E। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 A, B and E। ओके, ये वाला ओके, ये ऑलरेडी मैंने कराया है, ठीक है। तो आप लोग अगर लॉजिक का क्लास देखोगे तो आपको उस पर ये दिखेगा, वो मैंने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का सॉल्व कराया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलियन इंटरप्रिटेशन वाला जो क्वेश्चन है वो हमने स्किप किया है, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन हम लॉजिक का जो 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस पर हम वो कवर कर लेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 64। अगेन इसके बाद भी एक बुलियन इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन है, वो भी हम स्किप करके एकदम लॉजिक के क्लास में ही करेंगे। लॉजिक का जो जो सवाल है ना वो हम लॉजिक के क्लास में कर लेंगे, ठीक है। ओके, देखो ये क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है अब दिस इज नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मीमांसा फिलोसफी, एक्शन परफॉर्म्ड प्रोड्यूस एन अनसीन पोटेंसी apurva in the soul of the agent which yields fruits. According to Mimamsa philosophy, the apurva is the link between the act and its fruits. तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? क्या ये दो स्टेटमेंट ही करेक्ट है या फिर एक भी करेक्ट नहीं है? इनका एक्सप्लेनेशन सही है। तो ये मीमांसा फिलोसफी से है, पूर्व मीमांसा में जो कंसेप्ट है अपूर्वा का, ये वो वाला कंसेप्ट है, ठीक है। ये कौन से चीज़ के बारे में बताया जाता है कि जो हमारा अपूर्वा है ना, लिटरली ये एक ऐसा पावर है या फिर एक ऐसा हम बोल सकते हैं चीज़ है जो इससे पहले देखा नहीं गया है, ठीक है। नॉट एग्जिस्टिंग बिफोर, इससे पहले ये एग्जिस्ट नहीं करता था, बस अभी ये एग्जिस्ट कर रहा है। सो यहाँ पे पूर्व मीमांसा के हिसाब से बोला जाता है दैट यू नो परफॉर्मिंग एनी वैदिक एक्शन, क्योंकि पूर्व मीमांसा में हमेशा हमें पता है कि पूर्व मीमांसा इज़ कंसिडर एज कर्म मीमांसा, राइट, एंड वेदांत फिलोसफी इज़ कंसिडर एज उत्तर मीमांसा। तो ये जो कर्म मीमांसा है, कर्म मतलब कौन सा कर्म की बात किया जा रहा है, कौन सी एक्शन की परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जा रहा है। तो एक्शन मीन्स द जाग जोग को, डेली परफॉर्मेंस, हाँ, नित्य नैमित्तिक, काम, निषिद्ध कर्म, तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो वैदिक ट्रेडिशन है हमारा, तो वो जो सारी चीज़ें हैं उनके बारे में बात किया जाता है मीमांसा में। तो ये जो हम कभी भी कोई भी वैदिक एक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये एक अनसीन पोटेंशियलिटी व एक अनसीन पावर के थ्रू होता है, जिसको हम अपूर्वा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एक अपूर्वा है या फिर एक पावर है, दिस इज द सोल ऑफ द परफॉर्मर एंड इवेंचुअली ब्रिंग्स अबाउट द प्रॉमिस्ड रिजल्ट और फ्रूट, ठीक है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फर्स्ट वाला असर्शन वाला जो सेंटेंस है दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट कि हमारा जो एक्शन है वो परफॉर्म करके हम वहाँ से एक ऐसा, मतलब यहाँ पे मीमांसा फिलोसफी में अपूर्वा जो है इट इज़ काइंड ऑफ यू नो इक्विवेलेंट टू द लॉ ऑफ कर्मा, ओके, और लॉ ऑफ कॉजेशन इम्प्लीकेशन, कॉजेशन थ्योरी। तो यहाँ पे जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, इसका एक अनसीन एक पोटेंशियलिटी या फिर एक अनसीन चीज़ काउंट हो रहा है, ठीक है, जिसके हिसाब से आपको उसका
जो है फ्रूट या फिर रिएक्शन या फिर रिजल्ट वो मिलेगा। ठीक है, तो ये असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो रीज़न में क्या बोला जा रहा है। रीज़न में बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू मीमांसा फिलोसफी द अपूर्वा इज़ द लिंक बिटवीन द एक्ट एंड इट्स फ्रूट। ठीक है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एंड जो रिजल्ट आ रहा है, इस दोनों के बीच में अपूर्वा एक लिंक है। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट बिकॉज मैंने बोला कि दिस इज़ इक्विवेलेंट टू कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा, जो इंडियन एथिक्स में हम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कर्मा, राइट। तो लॉ ऑफ कर्मा में यही बोला जाता है आप कुछ भी एक्शन परफॉर्म करो उसका कोई ना कोई रिजल्ट कभी ना कभी आपको मिलेगा। हो सकता है राइट नाउ यू आर गेटिंग द रिजल्ट और आफ्टर योर दिस लाइफ और आफ्टर एनी अदर लाइफ, क्योंकि जब तक प्रारब्ध कर्म का जो है काउंटिंग ख़त्म नहीं होगा तब तक हम ये जो सर्कल है हमारा रीबर्थ, डेथ, अगेन रीबर्थ, डेथ, ये जो सर्कल है रीबर्थ का सर्कल, 12 लिंक्स ऑफ सर्कल, तो ये जो चीज़ है 12 लिंक से हम रिमूव नहीं हो पाएंगे। सो फॉर दैट यू हैव टू क्योर योर एक्शन। अगर आपका एक्शन आप सुधार लोगे तो वहाँ से क्या होगा, अगर आप कुछ बुरा काम करोगे ही नहीं, आप कुछ ऐसा एक्शन परफॉर्म करोगे ही नहीं जिससे आपको शायद अटैचमेंट हो, शायद कोई चीज़ आपको अटक के रखे इस दुनिया में, तो फिर क्या होगा, आपका ये जो प्रोसेस है, ये जो रीबर्थ का, रिसाइकल का प्रोसेस है, इससे आप मुक्त हो जाओगे हमेशा के लिए, राइट। तो इसलिए ये जो दोनों स्टेटमेंट है दिस बोथ आर करेक्ट, ओके। बट अब देखना है कि क्या इन दोनों के बीच में करेक्ट है, ठीक है, पर इन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन है वही देखना है। तो देखो absolutely both A and R are correct and R is the correct explanation of A। ये जो explanation दिया हुआ है this is absolutely correct। ठीक है, तो according to मीमांसा philosophy the apurva is the link between the act and its fruits because action performed produce an unseen potency or apurva in the soul of the agent which yields fruits। मतलब रीज़न को पढ़ के उसके बाद बिकॉज करके असर्शन को करना है। ठीक है, ओके। तो ये जो है हमारा ऑप्शन 1 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अच्छा, जिन लोगों ने ऑलरेडी जी मोड का आर्गूमेंट पर रखा है, यूनिट 6 का हो या फिर यूनिट 4 का, तो उनको पता होगा ये आई रेज माई हैंड, हेयर इज़ माई लेफ्ट हैंड, हेयर इज़ माई राइट हैंड, ये देख के ही वो कुछ ना सोच के ही आंसर टिक मार्क करके आ जाएंगे। पर जिनको ये नहीं पता है तो उसके लिए मैं तो ऑब्वियसली हर एक लाइन ही डिस्क्राइब करूँगी, पर मैं यूजुअली बता रही हूँ कि कुछ ना कोड्स होते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन का आंसर बहुत ऑब्वियस होता है, मतलब हमेशा हर चीज़ आपको ऐसे ही डायरेक्ट सवाल जवाब नहीं होगा। कुछ अगर कोड्स भी हो, मान लो बहुत बड़ा एक कोटेशन दे दिया पर उसमें अगर कुछ कोड वर्ड्स होते हैं, जैसे कुछ कुछ फिलोसोफर के कुछ कुछ डिफरेंट वर्क्स है, राइट, तो वो तो सारे फिलोसोफर का सेम नहीं है। जैसे कि मान लो कि डेकार्ट का इननेट आइडिया का कंसेप्ट है, अब लॉक का भी है, पर डेकार्ट इननेट आइडिया दे रहे हैं एंड लॉक रिफ्यूट दैट डेकार्ट्स इननेट आइडिया, तो देयर इज़ अ डिफरेंस, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, कुछ कोड वर्ड्स है कि वो जो स्पेसिफिक फिलोसोफर है उनके बारे में कोई एक ना एक छुपी हुई कोड वर्ड उस सवाल पे होगी, तो यू ओनली हैव टू फाइंड दोज कोड वर्ड। अगर मान लो कि आपको उस जो भी सवाल है, जिस भी कंसेप्ट से सवाल आया है, हो सकता है कि आपको उस टाइम पे याद नहीं आ रहा है, या फिर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपने नहीं पढ़ा है, कुछ भी हो सकता है। पर अगर आपने उस टॉपिक के बारे में कभी सुना है या कोई भी लेक्चर देखा है या फिर क्लास में किसी दोस्त से सुना है, तो अगर आपको उसके बारे में थोड़ा सा भी पता होगा और आप जेन्युइनली एक सवाल को ब्रेक करके 2-3 बार पढ़ोगे, तो आपको आई थिंक कुछ सवाल पे ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता, तो वहाँ पे आप शायद सही आंसर करके आ सकते हो। ठीक है, ओके। अब देखते क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बोला जा रहा है अ फिलोसोफर फेमसली रेज्ड अ लेफ्ट हैंड एंड सेड हियर इज़ माई लेफ्ट and
then raised his right hand and said, "Here is my right hand." With this, he subsequently claimed that this to show as the world that is out there actually exists. So what is this view called? अच्छा देखो, तो क्या हो रहा है मैं बताती हूँ. यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है, देखो, दिस इज़ माई लेफ्ट हैंड, ओके, एंड दिस इज़ माई राइट हैंड, ओके. अब ये बोला जा रहा है, देखो ये है मेरा लेफ्ट हैंड, ये है मेरा राइट हैंड. ये मैंने रेस कर दिया, फिर मैंने बोला ये चीज़. अब मैं बोल रही हूँ ये दोनों क्लेम करने के बाद, इफ़ this is the matter, then the world that is out there actually exists. क्योंकि मैं इस वर्ल्ड के अंदर हूँ, एंड यहाँ पे अगर मैं अपना लेफ्ट हैंड रेस कर पा रही हूँ, मैं अपना राइट हैंड रेस कर पा रही हूँ, एंड लोग देख पा रहे हैं मुझे, दैट मीन्स आई एक्चुअली एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, राइट. तो ये चीज़ जी मूर बोलते हैं, अपना जो कॉमन सेंस व्यू है ऑफ द वर्ल्ड के बारे में उनका जो व्यू है उसमें वो ये बोल रहे हैं. तो बेसिकली जी मूर उनका एक पेपर है, द नेम ऑफ द पेपर इज़ प्रूफ ऑफ एन एक्सटर्नल वर्ल्ड. सो जी मूर का एक पेपर है. सो जी मूर इन हिज 1939 पेपर कोडेड प्रूफ ऑफ एन एक्सटर्नल वर्ल्ड. तो उनका जो पेपर है उसका क्या नाम है? प्रूफ ऑफ एन एक्सटर्नल वर्ल्ड. ये कोड याद रखना, उनकी पेपर का नाम याद रखना, एंड ईयर याद रखना 1939, ठीक है. क्योंकि इतनी बार सवाल पे आया है ना कि मतलब देख देख के ही कुछ कुछ ईयर याद हो जाते हैं, तो वो चीज़ याद रख लेना, ठीक है. तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे वो एक्चुअली ये जो हमारा कॉमन सेंस है, ठीक है, कॉमन सेंस व्यू दे रहे हैं वर्ल्ड के बारे में, ठीक है. तो उन्होंने ये जो एक आर्गूमेंट है कि हेयर इज़ माई वन हैंड, हेयर इज़ माई अनदर वन हैंड, तो इसके बिहाफ पे वो क्या प्रूव करना चाहते थे? ही कंक्लूसिवली प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द टू मटेरियल माइंड इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट. अच्छा, तो ये जो आर्गूमेंट है, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने क्लेम की है, इसके बिहाफ पे वो क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? he actually conclusively proved the existence of the two material and mind independent object, ठीक है. so consequently this proves that an external world exists, okay. and also उनका जो थॉट है वो एक्चुअली जो रैडिकल स्केप्टिसिज्म है या फिर जो कार्टेशियन स्केप्टिसिज्म है उसके अगेंस्ट में है, ठीक है. मतलब डेकार्ट का जो कार्टेशियन मेथड है, देन स्केप्टिसिज्म है, हाँ, उसके अगेंस्ट में है उनका जो थ्योरी है वो. क्योंकि वो ये बताना चाह रहे कि हमारे जो एवरीडे लाइफ है, हमारा जो कॉमन सेंस है, ठीक है, तो वहाँ से हमें ये जो फिज़िकल वर्ल्ड है इसका पता चल रहा है या फिर इसका एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल रहा है. तो यहाँ पे कोई भी फिलोसॉफिकल डाउट हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे कोई भी अनक्वेश्चनेड बिलीव नहीं है रियलिटी के बारे में, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है, एवरीडे के लाइफ से हमें ये चीज़ पता चल रही है दैट दिस ऑल आर ट्रू एंड एब्सोल्युटली सर्टेन. means our bodies, our physical world, everything is reality, everything is true, right. तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो अनरियल है. दैट्स वाई ये जो हैंड रेस की एग्जाम्पल उन्होंने दी है, तो ये जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, हेयर इज़ माई लेफ्ट हैंड, हेयर इज़ माई अनदर राइट हैंड, तो इसके हेल्प से वो यही प्रूफ करना चाहते थे कि हमारा जो वर्ल्ड है ये एक कॉमन सेंस व्यू वर्ल्ड है. तो इसका एग्जिस्टेंस है, आवर बॉडी इज़ प्रेजेंट हेयर, आवर फिजिकल वर्ल्ड इज़ प्रेजेंट हेयर. तो इट इज़ कम्प्लीटली रियल एंड ट्रू एंड सर्टेन. क्योंकि डेकार्ट का जो थ्योरी है, कार्टेशियन मेथड, तो वो स्टार्ट ही हो रहा है डाउट से, राइट. पहले बोला जा रहा है आई एग्जिस्ट, तो मेरे एग्जिस्टेंस के बिहाफ पे गॉड एग्जिस्ट हो रहे हैं, फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड एग्जिस्ट हो रहे हैं. तो इस हिसाब से हो रहे थे. पर यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड है ही, पहले से है, क्योंकि हम हमारे जो कॉमन सेंस है, हमारा जो रियल वर्ल्ड है, रियलिटी है एवरीडे लाइफ में, वी गो थ्रू आवर वर्ल्ड, आवर रियल वर्ल्ड. तो इसलिए ये जो सवाल है इसका आंसर होगा
common sense view of the world, which is a theory of G. Moore. Okay, next question. देखो मैं कोशिश कर रही हूँ सारे सवाल का बहुत स्लोली आंसर देना, एक्सप्लेन करना, पर मान लो कि जैसे बुक में होता है यूजुअली पूरा एकदम कंप्लीट आंसर टाइप ऑफ तो नहीं है, क्योंकि मैं समझा रही हूँ ना, सारे टॉपिक समझा रही हूँ, तो इसीलिए अगर किसी को मान लो कि कोई भी सवाल का जो भी एक्सप्लेनेशन है किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करना, मैं हो सके तो उससे एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो बना दूँगी उस टॉपिक पे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ अ मैचिंग द लिस्ट बिटवीन द बुक नेम ऑफ द कंटेम्पोररी इंडियन फिलोसोफर एंड द नेम ऑफ द कंटेम्पोररी इंडियन फिलोसोफर्स। ओके, सो सब्जेक्ट ऑफ फ्रीडम, ये तो देख के ही पता है किसका है, ये तो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट एज फ्रीडम किसका बुक है, केसी भट्टाचार्य। ओके, खुदी एज सेल्फ रिस्पेक्ट, चॉइसलेस अवेयरनेस, महिमा धर्म, ये सारे बुक नेम या फिर टॉपिक्स हैं। ओके, एंड ये है फिलोसोफर के नाम, जे कृष्णमूर्ति, केसी भट्टाचार्य, संत कवि भीमा भोई, मोहम्मद इकबाल। तो देखो सब्जेक्ट एज फ्रीडम ये तो है केसी भट्टाचार्य का, ठीक है। खुदी एज सेल्फ रेस्पेक्ट ये किसका है, खुदी एज सेल्फ रेस्पेक्ट है मोहम्मद इकबाल का, ठीक है। मतलब ए हो रहा है हमारा 2 एंड बी हो रहा है हमारा 4, मतलब ऑप्शन 3 ही होगा आइडियली। स्टिल हम देखते हैं। अच्छा, महिमा धर्म सबको पता है शांत कवि भीमा भोई का है। अगर किसी को इनके बारे में पता ना भी हो फिर भी अगर आप लोग सिलेबस देखोगे तो आप देखोगे कि इनका बस एक ही टॉपिक है, दैट इज़ महिमा धर्म। ओके, आई थिंक एक ही टॉपिक है इनका। ओके, एंड फिर कौन सा बच्चा यहाँ पे चॉइसलेस अवेयरनेस, दैट इज़ जे कृष्णमूर्ति, ठीक है। तो फिर हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, A2, B4। सब्जेक्ट एज फ्रीडम केसी भट्टाचार्य, खुदी एज सेल्फ रिस्पेक्ट मोहम्मद इकबाल, चॉइसलेस अवेयरनेस जे कृष्णमूर्ति, महिमा धर्म शांत कवि भीमा भोई। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, एथिक्स का है। ओके, अच्छा 72 असर्शन रीज़न। नेक्स्ट अगेन आवर असर्शन रीज़न। तो बहुत सारे असर्शन रीज़न के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देख ही पा रहे हैं, दिस इज़ द वेरी करेंट। हाँ, बहुत सारे सवाल आते हैं। ओके, सो असर्शन रीज़न में क्या बोला जा रहा है, असर्शन में बोला जा रहा है द बाउंड्री ऑफ एथिकल consideration should not be just limited to human being alone, it must be extended to non-human being as well। तो बोला जा रहा है कि जो बाउंड्री है एथिकल कंसिडरेशन का वो बस ह्यूमन बीइंग के अंदर ही लिमिटेड नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी एक्सटेंडेड टू नॉन ह्यूमन बीइंग एज वेल। तो जो नॉन ह्यूमन बीइंग है उनके तक भी ये चीज़ पहुंचनी चाहिए। कौन सी चीज़, एथिकल कंसिडरेशन। ओके, अच्छा नेक्स्ट रीज़न क्या बोल रहे हैं, दैट नॉन ह्यूमन बींग्स आर पोटेंशियली एज इंटेलिजेंट एज ह्यूमन बींग्स, सो वी डोंट know enough about that because of lack of good scientific research। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो नॉन ह्यूमन बींग है उनका भी बहुत अच्छा पोटेंशियलिटी है, वो भी बहुत इंटेलिजेंट है एज ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, बिकॉज हमारे पास उतना अच्छा साइंटिफिक रिसर्च रिसोर्सेस नहीं है, दैट्स वाई वी डोंट नो अबाउट देम। ओके, तो ये बोला जा रहा है, तो ये पढ़ के ही समझ में आ रहा है, दिस इज़ अबाउट animal ethics, right? means unit 10 applied ethics और applied philosophy। okay, तो यहाँ पे देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो पहला स्टेटमेंट है कि बाउंड्री ऑफ एथिकल कंसिडरेशन शुड नॉट बी जस्ट लिमिटेड टू ह्यूमन बीइंग अलोन, इट मस्ट बी एक्सटेंडेड टू नॉन ह्यूमन बीइंग एज वेल। ऑब्वियसली देखो एथिकल कंसिडरेशन मतलब क्या, कि जो एथिकल फ्रेमवर्क है
कि कौन सा चीज़ सही है बस ह्यूमन बीइंग के बिहाफ पे ही होना चाहिए कि उनके साथ ही सारे मॉरल एक्शन परफॉर्म किएंगे, उनके साथ हम गलत नहीं करेंगे, एंड जो नॉन ह्यूमन बीइंग है, जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, उनके साथ हम गलत करें, ऐसा तो नहीं। तो जो एथिकल मॉरल वैल्यू है या फिर एथिकल जो भी कंसिडरेशन है वो इक्विवेलेंट टू ह्यूमन बीइंग एंड नॉन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। आप किसी जो नॉन ह्यूमन बीइंग है उसके साथ भी आप एथिकल कंसिडरेशन नहीं करोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा बस ह्यूमन बीइंग तक ही लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, इट मस्ट बी एक्सटेंडेड टू नॉन ह्यूमन बीइंग एज वेल। तो ये वाला जो असर्शन है ना, ये असर्शन तो करेक्ट है, देखो ये तो करेक्ट है, असर्शन इज कम्प्लीटली करेक्ट। अब देखते हैं रीज़न क्यों ये करेक्ट है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू एनिमल एथिक्स, ये जो नॉन ह्यूमन बींग्स है ना, उनका भी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत हाई है। देखो आप किसी भी जानवर को देखोगे, किसी भी जानवर को, उनका सेंसेस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। कोई भी कुछ होने वाला है या फिर कोई भी गलत होने वाला है या कोई भी आपके घर में कोई भी अगर जानवर होगा या फिर घर में छोड़ दो, घर के बाहर भी होगा, अगर स्ट्रीट डॉग्स भी होते हैं ना, तो अगर आपने उसको एक दिन बिस्कुट खिलाया है या फिर नहीं खिलाया है, ठीक है, वो आपको जानता है क्योंकि आप उसके ही गली के हो, राइट। तो वो आपको हमेशा नज़र में रखता है। आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है या कोई भी आपके घर में अननोन पर्सन आता है तो आप देखना कि वो बाहर खड़ा है। मेरे घर पे तो ऐसा होता है, मैं तो वैसे ही डॉग लवर, कैट लवर, एनिमल लवर हूँ, पर स्टिल मेरे घर के बाहर जब भी कोई स्टूडेंट आता है या फिर कोई डिलीवरी बॉय आता है या कोई भी आता है तो वो हमेशा खड़ा रहता है वहाँ पे। ऐसा नहीं है मैं डेली उसको खिलाती हूँ इसलिए वो खड़ा है, वो जेन्युइनली खड़ा है। तो उनका वैल्यू भी है, उनके पास भी सेंसेस है, उनके पास भी इंट्यूशन है। बस एक ही डिफरेंट है कि हम बोल सकते हैं, हम हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। वो भी बात करते हैं पर उनका बात हमें समझ में नहीं आता है। कभी कभार आ जाता है, थोड़ा सा लगता है कि शायद वो हमें प्यार से देख रहा है या समथिंग लाइक दैट, बट यूजुअली हमें समझ में नहीं आता है, हम बस एज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो दिस इज़, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग नॉन ह्यूमन बीइंग हैं आप उनको टॉर्चर करो, आप उनके साथ क्रूएल बिहेव करो, ऐसा नहीं है। एनिमल एथिक्स में ये नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो ये असर्शन तो करेक्ट है। रीज़न में क्या बोला जा रहा है, दैट नॉन ह्यूमन बीइंग आर पोटेंशियली एज इंटेलिजेंट एज ह्यूमन बींग्स। पर क्या है ना कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि क्या है कि जितना भी रिसर्च हुआ है ना, जितना भी ऑनगोइंग रिसर्च है या फिर हो रहा है करेंटली या फिर पहले भी हुआ है, वहाँ पे ना डिफरेंट टाइप्स लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंट है ह्यूमन एंड अदर स्पाइसेस के बीच में, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो इंटेलिजेंस वर्ड है ये जनरली ज़्यादातर मॉडल कंसिडरेशन में बिल्कुल ही मार्क नहीं होता। मॉडल लाइफ में ये जो इंटेलिजेंट वर्ड यूज़ हुआ है ना यहाँ पे, ये इंटेलिजेंट वर्ड, ठीक है, हमारा जो मॉडल फ्रेमवर्क है या फिर मॉडल जो बेंचमार्क है उस पे ये कंसिडरेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। मतलब ऑप्शन 3 इज़ आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज 73. Okay, so 73 is, which of the statements are true about is Radha Krishnan? Okay, so the Supreme has been conceived as revealing itself in only one way, the absolute. Second, there is no place of Ishvara in Radha Krishnan's philosophy. C. Radha Krishnan feels that the demands of reason have to be reconciled with the demand of experience. Option D. The absolute is the object of metaphysical aspiration. Option E. God is the object of religious aspiration. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है राधा कृष्णन के बारे में? ओके, तो देखो जो पहला स्टेटमेंट है, that the Supreme has been conceived as revealing itself in only one way, the absolute.
तो ये राधा कृष्णन के फिलोसफी के हिसाब से ट्रू नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राधा कृष्णन डिड नॉट बिलीव ऑन द सुप्रीम रिविल इटसेल्फ। ओके, सुप्रीम रिविल के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है ना। सुप्रीम रिविल जो है एब्सोल्यूट मतलब सुप्रीम, राइट। तो यहाँ पे राधा कृष्णन डिड नॉट बिलीव इन द सुप्रीम रिविल इटसेल्फ इन ओनली वन वे। ही व्यूड दैट सुप्रीम एज बोथ द एब्सोल्यूट एंड ऑल्सो पर्सनल गॉड। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सुप्रीम जो है ये बस एक ही तरीके से रिवील हो रहा है, दैट इज़ एब्सोल्यूट, राइट। पर राधा कृष्णन जो है, जो सुप्रीम है, उसको दोनों तरीके से देख रहे हैं। वन इज़ एब्सोल्यूट विच इज़ ब्रह्मा और ब्रह्मा, एंड द अनदर वन इज़ पर्सनल गॉड विच इज़ ईश्वर, ठीक है। तो एक ही वे नहीं है उनके हिसाब से। सुप्रीम जो है उसको रिवील करने का एक ही तरीका नहीं है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है? तो देखो, जो भी ऑप्शन में यहाँ पे ए है वो हमारा वैसे ही रिमूव हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 और 2 में से कुछ भी नहीं होगा। तो अब हमारे पास कौन सा बचा हुआ है? ऑप्शन 3 एंड 4। तो इन दोनों में से ही एक हमारा आंसर होगा, ठीक है। ओके, अब देखो सेकेंड क्या बोला जा रहा है? देयर इज़ नो प्लेस ऑफ ईश्वरा इन राधा कृष्णन फिलोसफी। तो ये फॉल्स है, क्योंकि राधा कृष्णन का जो फिलोसफी है, यहाँ पे मैंने अभी बोला कि वो जो सुप्रीम है, ठीक है, मेन है, उसको दो तरीके से वो देखते हैं। एक तो एब्सोल्यूट, दूसरा है पर्सनल गॉड मीन्स ईश्वरा। तो ईश्वरा मीन्स गॉड, तो उनकी फिलोसफी में गॉड का प्लेस है, ठीक है, क्योंकि गॉड उनके फिलोसफी में एक एब्सोल्यूट एक चीज़ है, या फिर एब्सोल्यूट एक रिलेशन है। जो किसके साथ है? रिलेशन टू द वर्ल्ड, एब्सोल्यूट इन द रिलेशन टू द वर्ल्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड के साथ एब्सोल्यूट रिलेशन में है गॉड। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, बी भी हमारा गलत है, ठीक है। ओके, नाउ ऑप्शन सी, राधा कृष्णन फील्स, फिर ए और बी दोनों ही अभी तक हमारा गलत है, ठीक है, दोनों ही फॉल्स है। अच्छा, अभी क्या पूछा है? वी स्टेटमेंट आर ट्रू, याद रखना ट्रू पूछा है, ठीक है। ओके, तो अब देखो सी में क्या बोला जा रहा है? सी में बोला जा रहा है राधा कृष्णन फील्स दैट द डिमांड्स ऑफ रीजन हैव टू बी रिकॉन्सिल्ड विद द डिमांड्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो क्या बोला जा रहा है कि ये जो राधा कृष्णन है ये फील करते थे कि ये जो रीज़न है ना, ठीक है, रीज़न का जो डिमांड है दैट हैव टू बी रिकॉन्सिल विद द डिमांड ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, एंड ये बिल्कुल सही है। क्यों? बिकॉज ही एम्फसाइज दैट वाइल द इंटेलेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। इंटेलेक्ट मीन्स व्हाट? रीज़न। व्हेन रीज़न इज़ इम्पॉर्टेंट, तो राधा कृष्णन बोल रहे हैं कि रीज़न जब इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ साथ हमारा जो इंट्यूशन है, हमें पता है इंटेलेक्ट एंड इंट्यूशन का थ्योरी राधा कृष्णन ने दिया है, राइट। तो हमारा जो इंटेलेक्ट यानी कि हमारा जो रीज़न है वो हमारा जैसे इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही हमारा एक्सपीरियंस भी इम्पॉर्टेंट है उतना ही, ठीक है। मतलब रीज़न भी इम्पॉर्टेंट है एंड हमारा एक्सपीरियंस भी। रीज़न मीन्स इंटेलेक्ट as Radha Krishnan philosophy and experience means intuition in Radha Krishnan philosophy. Okay? तो ये दोनों अगर नहीं होगा तो हमारा कोई भी अल्टीमेट जो ट्रूथ है वो हमें रियलाइज नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। नाउ ऑप्शन डी, सो द एब्सोल्यूट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेटाफिजिकल एस्पिरेशन। ये भी सही है। वाई? बिकॉज ये एक मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है कि हमारा जो एब्सोल्यूट या फिर जो सुप्रीम है ना, सुप्रीम के बारे में बात किया जा रहा है, मीन्स गॉड, एकदम सुप्रीम पावर, सुपर पावर। तो जो सुप्रीम है वही एक्चुअली हमारा इम्पर्सनल एब्सोल्यूट या फिर ब्रह्मा। एब्सोल्यूट वर्ड से यहाँ पे किसको कंसिडर किया गया है? ब्रह्मा को। ओके, ब्रह्मा एंड पर्सनल गॉड से गॉड और ईश्वर को। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन ई। फिर हमारा सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। देन ऑप्शन ई, गॉड इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ रिलीजियस एस्पिरेशन। ये भी सही है। क्यों? क्योंकि राधा कृष्णन टॉट दैट गॉड और ईश्वरा इज़ द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ एब्सोल्यूट एंड इट इज़ ऑलवेज
ये हमेशा फोकस करता है ह्यूमन रिलीजियस डिवोशन पे। तो इसीलिए गॉड इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ रिलीजियस एस्पिरेशन। गॉड जो है रिलीजियस एस्पिरेशन का एक ऑब्जेक्ट है। दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट, ओके, क्योंकि ये हमारा एक फोकस है, ठीक है। गॉड जो है, गॉड का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली क्रिएटिव एब्सोल्यूट का एक क्रिएटिव एस्पेक्ट है जो हमें फोकस करना सिखाता है। ह्यूमन जो रिलीजियस है उसके ऊपर भक्ति करना सिखाता है, ओके। सो ऑप्शन सी, डी एंड ई बोथ आर करेक्ट, मीन्स ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 73, ओके। नेक्स्ट, okay, next, on what ground does B.R. Ambedkar Nobunaya Buddhism reject karma theory? तो जो नवयना बुद्धिज़्म का कंसेप्ट है B.R. अम्बेडकर का, वहाँ पे उन्होंने कर्म थ्योरी या फिर जो कर्म थ्योरी है, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कॉजेशन का थ्योरी है, उसको रिजेक्ट किया है। किस ग्राउंड पे रिजेक्ट किया है वो हमें पता लगाना है। Option A, karma theory is God given. Option B, causal explanation that link present life with past life is untenable. ठीक है, causal explanation जो है यहाँ पे जो लिंक किया जाता है ना प्रेजेंट लाइफ के साथ पास्ट लाइफ में, ये अनटेनेबल है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। कर्मा थ्योरी है बेस्ड ऑन लॉजिकल डिटर्मिनिज्म। राइटफुलनेस एंड रॉन्गफुलनेस ऑफ एन एक्शन इज बेस्ड ऑन द कंसिक्वेंस ऑफ आवर कर्मा। तो कोई भी राइटफुलनेस या रॉन्गफुलनेस है हमारे एक्शन का, वो एक्चुअली हमारा कर्मा का कंसिक्वेंसेस है। तो इनमें से कौन सी ग्राउंड में B.R. अम्बेडकर ने कर्मा थ्योरी को अपने जो नवयना या फिर नव्या बुद्धिज़्म है वहाँ पे उन्होंने रिजेक्ट किया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर एक्चुअली होगा हमारा ऑप्शन बी, मीन्स कॉजल एक्सप्लेनेशन दैट लिंक प्रेजेंट लाइफ विथ पास्ट लाइफ इज़ अनटेनेबल। क्यों ये चीज़ बोल रहे हैं B.R. अम्बेडकर? क्योंकि ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसलिए बोला जा रहा है कि अम्बेडकर बोल रहे हैं कि ये जो कर्मा है ना, कर्मा वर्ड, ये एक्चुअली हम ऐसे नहीं समझ रहे कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ऐसा लिंक, जैसे हम बुद्धिज़्म में समझते हैं कि कर्मा थ्योरी में क्या बोला जाता है, या फिर जो हमारा 4 नोबल ट्रूथ्स है वहाँ पे जो सेकंड ट्रूथ है कॉज ऑफ सफरिंग, तो वहाँ पे तो 12 लिंक्स के बारे में बात किया जाता है। तो 12 लिंक्स क्या है? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ का लिंक्स, कैसे हम पैदा हुए, क्यों हुए, अटैचमेंट से, किस वजह से, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात किया जाता है। पर ये जो पास्ट लाइफ एंड प्रेजेंट लाइफ का जो लिंक है, ये एक प्रीवियस एग्जिस्टेंस लिंक है। तो इससे कर्मा जो वर्ड है इसको सही तरीके से समझ में नहीं आता है। तो कर्मा वर्ड को सही तरीके से समझने के लिए हम इसको एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से यूज़ करते हैं। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कौन बोल रहा है? ये बोला जा रहा है B.R. अम्बेडकर के व्यू पॉइंट से, ठीक है। एंड ये जो पहला वाला है कर्मा थ्योरी इज़ गॉड गिवन, तो ये तो वो बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अम्बेडकर ये जो गॉड गिवन है, फिर ये पास्ट लाइफ का जो लिंक है, ठीक है, वो चीज़ वो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि यही एक प्रेजेंट लाइफ है, यही एक लाइफ है जो हमें दिख रहा है, राइट। तो यही लाइफ कौन से जन्म से आया है, पास्ट लाइफ के व्यू से आया है या नहीं आया है, वी डोंट नो, राइट। तो ये एक टूल के हिसाब से वो जस्टिफाई कर रहे हैं, एंड इसको जस्टिफाई करके वो सोशल इनइक्वालिटी एंड कास्ट सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 75, अच्छा, दिस इज फ्रॉम यूनिट 8 फेमिनिज्म, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो वेव ऑफ फेमिनिज्म है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे एक राइट्स या फिर मेन चीज़ें दिया गया है कि कौन से फेमिनिज्म के वेव में कौन सी चीज़ों के बारे में बात की गई है या फिर कौन सा चीज़ आया है। तो देखो ये जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म। अच्छा, अब देखो ये है जो फेमिनिज्म का वेव्स है, चारों वेव्स इसके बारे में है। तो
पहले हम जान लेते हैं कि ये वेव्स कब हुए थे एंड इसमें मेन कौन सी चीज़ों के बारे में बात किया गया था। तो फेमिनिज़म का एक मूवमेंट है जिसको वेव बोला जा रहा है, एक मूवमेंट है, यूनिक एक मूवमेंट है। किस लिए? टू इवॉल्विंग आ सिक्योरिंग पोजीशन फॉर व्हाट? टू लीगल, पॉलिटिकल एंड अदर राइट्स फॉर वोमेन। ओके, तो वोमेन के लिए या फिर लड़कियों के लिए या फिर जो नारी जाति है उनके लिए पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इक्वल राइट्स को लेके एक विप्लव स्टार्ट हुआ। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ? मिड 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ 20th सेंचुरी तक। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ कब? ईयर याद रखना, क्योंकि बहुत बार ईयर से भी सवाल आता है। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ कौन से ईयर पे? मिड 19th सेंचुरी टू अर्ली 20th सेंचुरी। ओके, तो ये जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है यहाँ पे किस चीज़ के बारे में फोकस किया जा रहा था? फंडामेंटल पॉलिटिकल एंड लीगल इक्वालिटी के बारे में। ठीक है, लीगल इक्वालिटी कि जितने भी वोमेन हैं उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, राइट टू वोट, राइट टू ओन अ प्रॉपर्टी, राइट टू पार्ट इन अ पॉलिटिकल थिंग। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा था। प्राइमरी गोल यही था कि वोमेन जो सरफेस है, ठीक है, उनका जो अधिकार है हर चीज़ पे इक्वली मिलना चाहिए। ये कौन से वेव में बात किया गया है? फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म पे। ठीक है, तो ये चीज़। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म कब स्टार्ट हुआ? 1960 से 1980s तक। ठीक है, पहले 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, मिड 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ एंड 20th सेंचुरी तक चला, अर्ली 20th सेंचुरी तक। एंड अब ये सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ 1960 से 1980s तक। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कोड है जहाँ से हमेशा सवाल आता है, दैट इज़ पर्सनल इज़ पॉलिटिकल। ठीक है, पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, ये कोड है। तो ये कोड में क्या बोला जा रहा है? पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो यहाँ पे एक्चुअली फाइट किया जा रहा है बियॉन्ड वोटिंग टू टैकल सोशल एंड कल्चरल इनइक्वालिटीज़। तो जो सोशल एंड कल्चरल इनइक्वालिटीज़ है उसके बियॉन्ड पे जाके फाइट किया जा रहा है। यहाँ पे एक्चुअली जो राइट्स है, रिप्रोडक्टिव जो राइट्स है, ठीक है, कि बर्थ में कंट्रोल, लीगल एबॉर्शन, ये चीज़ों पे जो है लड़कियों की राइट्स के बारे में बात किया गया है। वर्क प्लेस पे लड़कियों की इक्वलिटी के बारे में बात किया जाए। उस टाइम पे ऐसा देखा जाता था कि एक जॉब पे जो लड़का जितना कमा रहा है, लड़की उससे बहुत कम पैसे पे काम कर रही है। बिकॉज वो लड़की है तो उससे ज़्यादा काम कराया जा रहा है, पर पैसा उसका जो अर्निंग है वो ज़्यादा नहीं है। तो वेदर इट इज़ अ मेल एम्प्लॉय और इट इज़ अ फीमेल एम्प्लॉय, तो उन दोनों का स्केल, पे स्केल इक्वल होना चाहिए। इस बारे में बात किया गया है कि इक्वलिटी होना चाहिए वर्क प्लेस पे, इक्वल पे होना चाहिए एंड डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट पे, मैरिटल जो रेप होता है उसके अगेंस्ट पे यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो स्टार्ट हुआ अर्ली 1990s से 2010 तक। ठीक है, अर्ली 1990s टू 2010। तो यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस किया गया? यहाँ पे इंडिविजुअलिटी, डाइवर्सिटी, इंटरसेक्शनलिटी, इस पे। तो यहाँ पे एक्चुअली जो अर्लियर मूवमेंट हुआ था, अर्लियर जो मूवमेंट हुआ फेमिनिज्म के, उसको क्रिटिक किया गया एंड क्रिटिक करके ये बोला गया कि ये जो एक्सपीरियंसेस है, प्राइमरीली जो एक्सपीरियंसेस है किनका? वाइट मिडिल क्लास, ब्लैक वुमेन, डिफरेंट कास्ट के वुमेन, डिफरेंट क्लास के वुमेन, कास्ट के बिहाफ पे भी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है लड़कियों के बीच में,
हाँ, ये होता है, ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा होता है। आई डोंट नो वाई क्यों होता है ऐसा, पर ये होता है हमेशा। कास्ट, रेस, कलर, स्किन टोन, इसके ऊपर में भी बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होता है लड़कियों के ऊपर, होता था उस टाइम पे। तभी उन लोगों ने ये थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म आया, जो आया मिड टाइम ऑफ 2010 टू प्रेजेंट टाइम, ठीक है। मिड ऑफ 2010 के मिडिल टाइम से स्टार्ट हुआ, अभी तक वो चल रहा है। दैट इज़ फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, मतलब करंट चल रहा है। तो यहाँ पे अब क्या, अब यहाँ पे कौन से चीज़ों के बारे में बात किया गया, यहाँ पे जो डिजिटल एक्टिविज़म है, वहाँ पे डिजिटली जो लड़कियों को हैरेस किया जाता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट तो है। अभी डिजिटल सोशल मीडिया में आप देखोगे कि कोई भी एक चीज़ अगर किसी भी लड़की के अगेंस्ट पे, किसी भी मतलब लड़का हो या लड़की हो, कोई भी पर्सन हो, उसको अगर मिल जाए तो इतना ब्रूटल उसको रोस्ट करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे रोस्ट सहन नहीं कर पाते हैं। ऐसा होता है बहुत बार, नॉट ओनली फॉर वुमेन बट ऑल्सो मेन, ओके। तो ऐसा होता है। तो अभी के टाइम पे ये जो फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म आया, ये किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, ये फोकस कर रहा है जो इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबिलाइज, टॉक्सिक जो एक मस्क्यूलिनिटी है, टॉक्सिसिटी है, एक जो पेट्रियाकल सोसाइटी का, देन रेप कल्चर, देन जो इनइक्वालिटी है, ठीक है, उसके बिहाफ पे ये लोग फाइट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम ये मैचिंग द लिस्ट करेंगे ना, तो हमें टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किसने किसके अगेंस्ट पे क्या बात की है। देखो, अभी हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्टिव राइट के बारे में बात किया है, तो आप लोगों ने अगर बहुत अच्छे से सुना है तो आपको समझ में आएगा कि किसने बात की है। तो रिप्रोडक्टिव राइट के बारे में बात किया गया है हमारा जो है सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म पे, ठीक है। सेकेंड वेव में बात किया, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, ओके। अच्छा, तो ये जो डिजिटल एक्टिविज़म है, सोशल मीडिया है, मी टू है, ये वर्ड आपको जाना पहचाना लग रहा होगा क्योंकि ये रिसेंट है। सोशल मीडिया, मी टू, डिजिटल मी टू, मतलब वो रेप वाला जो एलिगेशन होता है, दैट इज़ सो डिजिटल एक्टिविज़म। सो दिस ऑल आर रिसेंट, करेंट, मीन्स फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म जो अभी तक चल रहा है, ओके। सो ए इज़ विथ गोइंग विथ द फोर्थ, मीन्स यही एक बचा है ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट इज बी रिप्रोडक्टिव राइट, सोशल, लीगल, कल्चरल राइट, ये तो मैंने बोला सेकेंड के साथ जाएगा, ओके। सी सफरेज एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, ये जाएगा हमारा फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के साथ। मैंने बोला पॉलिटिकल इक्वालिटी, फिर वोट का राइट, ये सब चीज़ें फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में था। नेक्स्ट है इंडिविजुअलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंटरसेक्शनलिटी, दिस इज गोइंग विथ थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्वांटिफिकेशन थ्योरी, a rule of inference that permits the valid inference of a generalized or universally quantified expression from an expression that is given as true of any arbitrary selected individual। देखो, ये तो मतलब ये हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, पर ये बहुत आसान है, ये सबको समझ में आ जाना चाहिए एक्चुअली ये पढ़ के ही। क्वांटिफिकेशन थ्योरी में कौन सा ऐसा रूल है, ठीक है, कौन सा ऐसा रूल ऑफ इन्फरेंस है जहाँ पे एक वैलिड इन्फरेंस को हम जनरलाइज्ड कर रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सली क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन से, from an expression that is given as true of an arbitrary selected individual। arbitrary selected individual कौन सा होता है, y, याद होगा आप लोगों को रूल, y या फिर x, ओके। तो वो जो चीज़ है, ठीक है, तो ये कौन सा आंसर होगा, ये होगा यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। ये मैं जब लॉजिक का क्वेश्चन कराऊंगी ना, उस पर फिर से मैं ये दिखा दूंगी रूल्स वगैरह, UG, EG, UI, EI का मैं दिखा दूंगी। UG मतलब यूनिवर्सल जनरलाइजेशन, ओके, मतलब जो यूनिवर्सल प्रोपोजिशन के ऊपर यूज़ होता है ओनली,
ओके। एंड एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन मीन्स जो हमारा पर्टिकुलर प्रोपोजिशन है उसको यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल प्रोपोजिशन बोला जाता है क्वांटिफिकेशन थ्योरी में। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। ओके, अब देखो ये मैचिंग द लिस्ट है, ये तो ज़्यादा टाइम लेना ही नहीं चाहिए। ये देखो टॉपिक है, फिलोसोफर के नेम्स है। ओके, लाइबनिज के साथ कौन सा जाएगा जल्दी? लाइबनिज के साथ मोनार्ड जाएगा ऑब्वियसली, ये तो सोचना ही नहीं चाहिए, मोनार्ड जाएगा। ठीक है, देखो लाइबनिज के साथ मोनार्ड बस एक ही जगह पे A3 है। ओके, स्पिनोजा के साथ कौन जाएगा? गॉड और नेचर। डेकार्ट के साथ कौन जाएगा? आइडिया या गॉड, माइंड एंड मैटर। ऑब्वियसली डेकार्ट के साथ हमारा जाएगा गॉड, माइंड एंड मैटर। ठीक है, आइडियाज़ के बारे में कौन बात किया है? आइडियाज़ के बारे में हमारा बार्कले। ठीक है, आइडियाज़ के बारे में बार्कले ने बात किया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओके, ये भी मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से करा दिया था, ये तो सच में बहुत अच्छे से करा दिया है, कॉन्ट्रापोजिशन करके, कॉन्वर्स करके। ये आप लॉजिक का जो वीडियो है उस पर आप लोग देख लेना, ये मैंने कराया है। अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करना या फिर आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को लिंक भेज दूँगी वो वाला वीडियो का, एंड कौन से टाइमिंग में है, कौन से मतलब एकदम टाइमिंग भी बता दूँगी कि कौन सी जगह पे वो क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, जो सॉल्व हो गया है वो दोबारा सॉल्व करके टाइम क्यों वेस्ट करना है, राइट? ओके, नेक्स्ट सवाल है, देखो ये है मार्क्स के ऊपर। ठीक है, मतलब यूनिट 8। अरेंज द फॉलोइंग मार्क्सिस्ट कैटेगरीज इन ऑर्डर ऑफ हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन। तो जो हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन है मार्क्स के फिलोसफी में, उसको हमें अरेंज करना होगा कैटेगोरिकल ऑर्डर में। ठीक है, कौन सा है? कम्युनिज्म, प्रिमिटिव कम्यून, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, फ्यूडलिज्म। अच्छा, ये ना सवाल इससे पहले भी आया था, अभी पहली बार नहीं आया है, इससे पहले भी ये सवाल आया है। ओके, तो जिन्होंने सॉल्व किया है उनको पता होना चाहिए, फिर भी मैं बता देती हूँ। तो पहले ये चीज़ ना हमारा कौन सा आएगा वो चीज़ हमें पता होने के लिए हमें ज़रूरी है ये जो सारे वर्ड है इनका मीनिंग होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए। देखो, तो ये जो हमारा कम्युनिज़म है, कम्युनिज़म क्या है? ये जो मार्क्स का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, ठीक है, तो उस पे ये एक फाइनल एंड हाई स्टेज है। ठीक है, मार्क्स का जो हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन है उसके बिहाफ पे हमें ये पता होना चाहिए कि कम्युनिज़म क्या है, प्रिमिटिव कम्यून क्या है। ओके, तो उस हिसाब से ये जो कम्युनिज़म है मार्क्स की थ्योरी पे हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन में ये फाइनल स्टेज पे है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है दैट इज़ कम्प्लीटली एबोलिश्ड एंड ऑल गुड्स आर हेल्ड इन कॉमन। तो जो भी हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो कम्प्लीटली एबोलिश्ड है एंड हमारा जो भी गुड्स है वो सारी चीज़ें जो है कॉमन में है। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारा सोसाइटी कम्प्लीटली क्लासलेस एंड स्टेटलेस बन जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की बात किया जाता है ना मार्क्स के थ्योरी में, सबको पता होना चाहिए ये चीज़, ये तो पता होगा ही, आई होप के सबको पता है। तो प्रोडक्शन जो है इट इज़ फुल्ली ऑटोमेटेड एंड अबांडेड एंड यहाँ पे इस चीज़ को अल्टीमेट मैक्सिमम की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये जो है कम्युनिज़म, ये मार्क्स का हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन में एकदम फाइनल स्टेज पे आता है। मतलब ये कौन सा होगा? ये लास्ट में होगा, फाइनल स्टेज। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, अरेंज द फॉलोइंग कैटेगरीज इन ऑर्डर टू हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन। मतलब कैसे जा रहा है हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन की तरफ, तो फिर हमें स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जाना है। तो पहले ही बोला गया कि कम्युनिज़म क्या है, लास्ट स्टेज है मार्क्स की थ्योरी में, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर भी हम बाकी जो चीज़ बोला गया है वो भी देखेंगे कि वो सब क्या है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब क्या है, अब है हमारा प्रिमिटिव कम्यून। प्रिमिटिव कम्यून क्या है?
तो प्रिमिटिव कम्यून क्या है, ये एक अर्लीस्ट फॉर्म है ह्यूमन सोसाइटी का, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी का एक अर्ली फॉर्म है। प्रिमिटिव मतलब एकदम आदि, एकदम स्टार्टिंग, ओके, न्यू। सो यहाँ पे रिसोर्सेस, लैंड्स, ज़मीन, ये सारी चीज़ें जो है कलेक्टिवली शेयर किया जाता है या फिर शेयर किया जाता था किसी ट्राइब को या फिर किसी कम्युनिटी को, किसी स्पेशल कम्युनिटी को, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई भी सोशल क्लासेस, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी शोषण किसी के ऊपर नहीं होता था। प्रिमिटिव कम्यून में एकदम स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ था, आदिम युग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म वी नो कि जैसे ही हम इंडस्ट्री पे शिफ्ट हो गए, जैसे ही हमारे पास बहुत सारा पैसा आ गया, ठीक है, तभी क्या हुआ, खाली ज़मीन से फैक्ट्रीज बन गई। फैक्ट्रीज के बाद अभी देखो खाली ज़मीन कहीं को आपको मिलेगा ही नहीं, एक दो पेड़ भी नहीं मिलेगा आपको, हर जगह बस आपको फ्लैट 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 ही दिखाई देगा। मतलब हमारे कोलकाता में भी इतने जगह पे खाली प्लॉट था, अभी कहीं पे नहीं है, हर जगह बस फ्लैट ही फ्लैट भरा हुआ है। तो कैपिटलिज्म में वही है, जैसे ही इंडस्ट्री शिफ्ट हुआ वैसे क्या हुआ, पैसा आया। पैसा आने का मतलब क्या है, जो खाली ज़मीन था वहाँ पे फैक्ट्रीज बन गए, वहाँ पे मशीन बन गया, वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हो गया। इट मीन्स प्रोडक्शन तो बहुत सारे हो रहे हैं, राइट। प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन बाय इंडिविजुअल और प्रॉफिट, तो बहुत सारे प्रोडक्शन हो रहे हैं, बहुत सारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो चीज़ है यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दोनों डिवीज़न आ गया, क्लासेस के डिवीज़न आ गया। एक है बोर्जोरियो एंड दूसरा है प्रोलेटारिएट, ठीक है। बोर्जोरियोस कौन है, जो लोग एक्चुअली मान लो कोई ओनर है किसी कैफ़े का, किसी रेस्टोरेंट का एक ओनर है, वो है हमारा बोर्जोरियो या फिर बोर्जियो क्लास। और दूसरा है हमारा प्रोलेटारिएट क्लास, मीन्स क्या, जो लोग काम करते हैं उस रेस्टोरेंट में। मानो कि मेरा एक ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस में मैं बॉस हूँ, तो मैं हूँ हेड, ओके, हेड ऑफ द ऑफिस या फिर बॉस ऑफ द ऑफिस, तो आई एम द बोर्जोरियो क्लास। एंड जो लोग मेरे अंडर काम करते हैं वो है प्रोलेटारिएट क्लास। तो ये क्लास डिवीज़न हुआ कैपिटलिज्म में, ओके। नेक्स्ट है सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब क्या, सामाजिकवाद। दैट मीन्स कि ये जो फेज़ है ना, यहाँ पे क्या हुआ कि एक जो वर्किंग क्लास है, इन्होंने थोड़ा सा चीज़ें जो है अचीव कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कैपिटलिज्म को छोड़ दिया, ठीक है, खुद के रिवॉल्यूशन के लिए उन्होंने कैपिटलिज्म को छोड़ दिया। फिर जो स्टेट है या फिर जो पब्लिक है वो कंट्रोल लेने लगे फैक्ट्रीज पे, इंडस्ट्री पे एंड रिसोर्सेज में। थोड़ा सा पैसा हो गया, थोड़ा सा वर्किंग क्लास थोड़ा सा एक अचीव फेज पे आए, उसके बाद उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी। उसके बाद जो स्टेट है या फिर जो पब्लिक है वो उस चीज़ का, उस फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का या फिर जो भी रिसोर्सेस है उसका कंट्रोल लेने लगे, ठीक है। सो द वर्किंग क्लास रूल्स और द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट ग्रेजुअली फेजिंग आउट द एक्सप्लॉयटेशन। तो वैसे ही जैसे ही वर्किंग क्लास रूल करने लगे तो वहाँ पे ग्रेजुअली जो है एक्सप्लॉयटेशन वो बंद हो गया, वो चला गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा फेड्यूलिज्म। अच्छा, ये क्या है, ये है एक एग्रियन सोसाइटी जो एक्चुअली इमर्ज करते हैं। ये जो एक एंशियन स्लेव ओइंग एक चीज़ चल रहा था ना, कि हर इंसान को आप दास बना के रख रहे थे, हर चीज़ को आप स्लेवर बना के लग रहे थे, हर एक इंसान को खुद के अंदर काम करा रहे थे, उनको उनका काम का सही कीमत नहीं दे रहे थे। तो उस चीज़ का ना एक उस चीज़ के एंड होने के बाद ये फेड्यूलिज्म आया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लैंड जो है, ज़मीन जो है वो एक्चुअली प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ बन गया, ठीक है। एंड ये चीज़ कौन कंट्रोल कर रहे हैं, जो स्मॉल रूलिंग एलिट पर्सन्स है वो लोग ये सारी चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस हिसाब से कौन पहले आएगा, आदिम जो लोग हैं वो, मतलब प्रिमिटिव कम्यून। उसके बाद कौन आएगा, फेड्यूलिज्म, उसके बाद कैपिटलिज्म, फिर सोशलिज्म, फिर कम्युनिज्म, ओके। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग पर्वस इन महाभारत इन ऑर्डर टू द्रोण पर्व, भीष्म पर्व, वन पर्व, अश्वमेधिका पर्व, शांति पर्व। तो जो हमारा पर्वस है महाभारत के अंदर, तो उनका हमें क्या करना है, उनको हमें पूरा सीक्वेंस वाइज उनको हमें सही करना है, ऑर्डर में लेके आना है। तो बोला जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग पर्पस इन महाभारत इन ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर वाइज क्या होगा, पहले तो यहाँ पे टोटल 18 से 19 पर्वस है टोटल, ठीक है, महाभारत के अंदर। तो उसमें से ये जो हमारा द्रोण पर्व है ये है 7th नंबर पर्व, ठीक है, 7 नंबर पे है ये द्रोण पर्व। ये जो विश्व पर्व है ये 6th पे है। ये जो वन पर्व है, ठीक है, ये 3rd पे है। अश्वमेधिका पर्व जो है ये 14 में है एंड जो शांति पर्व है ये 12 में है। मतलब ये अश्वमेधिका पर्व ये लास्ट पे होगा क्योंकि ये 14 में है। फर्स्ट में कौन सा होगा, वन पर्व। फिर से बता देती हूँ, द्रोण पर्व जो है वो है 7th पर्व, 7th नंबर पर्व। विश्व पर्व जो है वो है 6th नंबर पर्व। वन पर्व जो है वो है हमारा 3rd नंबर पर्व एंड अश्वमेधिका पर्व जो है वो है हमारा 4th नंबर पर्व एंड शांति पर्व है हमारा 12 नंबर पर्व। ओके, तो इस हिसाब से पहले हमारा होगा वन पर्व, फिर हमारा होगा विश्व पर्व, फिर होगा द्रोण पर्व, फिर होगा हमारा शांति पर्व, फिर अश्वमेधिका पर्व। मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 3। ओके, दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। ओके, तो आज हमने 80 तक सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में हम 81 से स्टार्ट करेंगे एंड उससे पहले जितना भी लॉजिक का सवाल है उसका वीडियो तो मैं इस वेडनेसडे को ही बनाने वाली हूँ। तो उस दिन को इस जो 2025 के जो दिसंबर के जितने भी लॉजिक के सवाल होंगे वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे एंड उसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड जैसे मैंने बोला कि वो PDF आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा, जो टेलीग्राम ग्रुप या फिर चैनल है वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो जो भी सवाल मैं सॉल्व करा रही हूँ, अगर किसी को किसी भी सवाल पे दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है या फिर जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी उस पर दिक्कत आ रही है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों की मदद करने के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेहनत करते रहो, JRF इस बार ज़रूर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।